हेलो एंड वेलकम टू माय HTML ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम हेड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द हेड एलिमेंट इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट दैट अपीयर्स आफ्टर द ओपनिंग HTML टैग। हमारे HTML प्रोग्राम में ओपनिंग HTML टैग के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो होता है हेड एलिमेंट। द हेड एलिमेंट contains the metadata about the web page। हेड एलिमेंट में हमारे वेब पेज का मेटाडेटा या फिर कह सकते हैं इंफॉर्मेशन होती है। मेटाडेटा डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइटल, कैरेक्टर सेट, स्टाइल्स, लिंक्स, स्क्रिप्ट्स एंड अदर मेटा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेब पेज। मेटाडेटा बेसिकली हमारे वेब पेज का जो टाइटल होता है वो हो सकता है, हमारे वेब पेज की जो करेक्टर एनकोडिंग होती है जिसमें हमारा वेब पेज लिखा होता है, वो CSS की फाइल्स भी हो सकती है, वो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी हो सकती है एंड वो अदर मेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। द कंटेंट इनसाइड हेड एलिमेंट इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर ऑन पेज लोडिंग। हेड एलिमेंट के अंदर जितना भी मेटा डेटा हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारे वेब पेज पे एज अ आउटपुट डिस्प्ले नहीं होता है। जैसे कि हम नॉर्मली टैग्स यूज़ करते थे, अभी तक पैराग्राफ या फिर इमेज या फिर हेडिंग्स को यूज़ करते थे तो वो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले हो जाता था। बट हेड एलिमेंट के अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स यूज़ करते हैं वो एलिमेंट्स अपना आउटपुट वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं करवाते हैं, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स हमारे वेब पेज की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो कि हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होती है। अब हम जानते हैं हमारे हेड एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। द हेड एलिमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सबसे पहला आता है टाइटल एलिमेंट, उसके बाद स्टाइल एलिमेंट, उसके बाद बेस एलिमेंट, उसके बाद लिंक एलिमेंट, उसके बाद मेटा एलिमेंट एंड सबसे लास्ट में आता है स्क्रिप्ट एलिमेंट। तो हेड एलिमेंट के अंदर हम ये 6 एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं एंड ये सारे एलिमेंट्स हमारे वेब पेज की अलग अलग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है टाइटल एलिमेंट। द टाइटल एलिमेंट इज यूज टू डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द वेब पेज। टाइटल एलिमेंट की मदद से हम अपने वेब पेज का टाइटल सेट करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ टाइटल ऑफ एवरी वेब पेज। हमारे वेबसाइट के हर वेब पेज पे एक टाइटल एलिमेंट या टाइटल होना ज़रूरी है। तो अब हम एक HTML प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि टाइटल एलिमेंट किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया है एंड उसे लाइव सर्वर के थ्रू रन करवा लिया है। तो हमारा वेब पेज का जो टाइटल होता है वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है, यहाँ पर। लेकिन अभी फ़िलहाल से हमारे इस वेब पेज का कोई भी टाइटल सेट नहीं है। तो अब हम उसे टाइटल एलिमेंट के थ्रू किस तरह से सेट करते देखते हैं। मैंने अपनी स्लाइड पे बताया था कि हम टाइटल एलिमेंट को हेड एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइटल एलिमेंट लिखता हूँ। टाइटल एलिमेंट को हम टाइटल से डिनोट करते हैं एंड अब यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा वो हमारे वेब पेज का टाइटल कंसिडर कर लिया जाएगा। जैसे मैंने लिखा इधर हेलो टाइटल। फाइल को मैं सेव करता हूँ तो ये हेलो टाइटल आ गया यहाँ पे। आप यहाँ पर अगर एम्प्टी छोड़ देंगे इसे, सॉरी, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये अगेन वैसे ही रहेगा जैसा पहले था। हम यहाँ पर एक काम और नहीं कर सकते कि हम किसी एलिमेंट को टाइटल एलिमेंट के अंदर नहीं दे सकते। अगर हमने ऐसा किया तो वो हमारे साथ एलिमेंट भी डिस्प्ले हो जाएगा हमारे वेब पेज के टाइटल में। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पर ये पैराग्राफ भी डिस्प्ले हो गया है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें टाइटल देना है तो जस्ट यहाँ पर हम क्या पास करते हैं, हम यहाँ पर उस वेब पेज का या उस वेबसाइट का नाम पास कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो आता है स्टाइल एलिमेंट। द स्टाइल एलिमेंट कंटेन्स द CSS कोड दैट डिफाइंस
हाउ HTML एलिमेंट्स शुड बी स्टाइल्ड यूजिंग CSS इन अ ब्राउज़र। जो स्टाइल एलिमेंट होता है उसके अंदर हमारा CSS का कोड होता है, जिसके हेल्प से हम अपने HTML में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें स्टाइल करते हैं। तो देखते हैं स्टाइल एलिमेंट किस तरह से वर्क करता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करता हूँ। स्टाइल एलिमेंट को भी हम हेड एलिमेंट के अंदर ही लिखते हैं। स्टाइल एलिमेंट को स्टाइल से डिनोट करते हैं एंड इस एलिमेंट के अंदर हम अपने CSS का कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को H1 का साइज़ इंक्रीज़ करना है एंड उसका कलर भी चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं CSS का छोटा सा कोड लिखता हूँ। मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ बिकॉज मेरे को H1 को ही करना है। और हम CSS में कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेक्स्ट का कलर देने के लिए। जैसे हम HTML में एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उस तरीके से CSS में प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसका कलर ग्रीन और मुझे इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, मतलब इस टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है। तो उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो होती है फॉन्ट साइज़। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 40 पिक्सल्स। मैं फाइल को सेव करता हूँ तो ये देखिए हमारे जो टेक्स्ट का साइज़ था वो भी इंक्रीज़ हो गया एंड जो हमारा कलर था वो भी ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पर हम अपना पूरा CSS का कोड लिखते हैं स्टाइल एलिमेंट के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है बेस एलिमेंट। द बेस एलिमेंट डिफाइंस एन एब्सोल्यूट URL फॉर ऑल रिलेटिव URLs। बेस एलिमेंट की मदद से हम एक एब्सोल्यूट URL अपने वेब पेज पे ले लेते हैं एंड उस एब्सोल्यूट URL के बेसिस पे हम अपने सारे फाइल्स के URLs को रिलेटिव सेट कर सकते हैं। द बेस एलिमेंट डजंट अलाउ लोकल रिसोर्सेस। बेस एलिमेंट लोकल रिसोर्सेज को अलाउ नहीं करता। लोकल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनमें HTTP प्रोटोकॉल नहीं लगा होता। फॉर एग्जांपल मैं अपनी हार्ड डिस्क की किसी फाइल को एक्सेस करता हूं तो वो एक लोकल रिसोर्स है बिकॉज वो मेरे हार्ड डिस्क में है। तो हम देखते हैं यहाँ पर बेस एलिमेंट किस तरह से वर्क करता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ। एक्चुअली हम इसे रखे रहते हैं। मैं बेस एलिमेंट लेता हूँ। बेस एलिमेंट में एक href एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर हम अपना एब्सोल्यूट URL पास करते हैं। अभी मैं एक लोकल URL पास करके दिखाता हूँ आपको, तो उससे क्या इफेक्ट आता है देखते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ एंड डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। न्यू नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर में मेरा कुछ डेटा पड़ा हुआ था। ये मेरा वही प्रोजेक्ट फोल्डर है जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं। तो मैं ये speech.pdf यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड इस न्यू फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इस फोल्डर का पाथ लेता हूँ। तो ये एब्सोल्यूट पाथ है, जैसा कि मैंने आपको लिंक्स एंड फाइल पाथ वाले ट्यूटोरियल में बताया था। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं इस बेस टैग में से प्रोवाइड कर देता हूँ। इस तरीके से हम एब्सोल्यूट URL लेते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, उन फाइल्स को हम रिलेटिव URLs पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एम्बेड एलिमेंट का यूज़ करता हूँ एंड speech.pdf एक्सेस करता हूँ। इसकी एक काम करते हैं, हम स्पीच का नाम चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर doc.pdf दे देते हैं। वो ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें भी speech.pdf फाइल पड़ी हुई है। तो यही वाली फाइल ये उठा लेगा अभी। तो मैं doc.pdf दे देता हूँ इसे यहाँ पर एंड इधर भी नाम चेंज कर देता हूँ और इधर भी मैं पास कर देता हूँ doc.pdf। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसकी एक विड्थ और हाइट दे देता हूँ। एंड हाइट 360। हम फाइल को सेव करेंगे। अभी पहले मैं गूगल क्रोम को और ओपन कर लेता हूँ। अभी देखते हैं अब हम फाइल को सेव करते तो क्या होता है।
तो यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि अगर हम इसका क्रोम डेवलपर टूल्स ओपन करके देखें तो यहाँ पर पता चल जाएगा ये एरर आ रही है, नॉट अलाउड टू लोड लोकल रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने बेस एलिमेंट में बताया था कि बेस एलिमेंट लोकल रिसोर्सेज को अलाउ नहीं करता, तो यहाँ पर ये जो हमने पास करी है ये एक लोकल रिसोर्स थी। तो यहाँ पर ये जो मैंने फाइल एक्सेस करी है doc.pdf, ये इस लोकल यूआरएल के बेसिस पे की है। यानी कि यहाँ पर मैंने ये जो पास किया है ये एब्सोल्यूट यूआरएल तो है, बट ये लोकल यूआरएल है और लोकल यूआरएल्स को बेस एलिमेंट अलाउ नहीं करता। इस वजह से यहाँ पर ये एरर आ रहा है, नॉट अलाउड टू लोड लोकल रिसोर्सेज। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इन फाइल्स को अगर हम सर्वर पर डाल देंगे कहीं पर तो वहाँ से हम इन फाइल्स को उठा सकते हैं। जैसे कि मैं इन फाइल्स को क्या करता हूँ, मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम ड्राइव ओपन कर लेते हैं। तो इधर मैंने गूगल ड्राइव ओपन कर लिया है। अब मैं इस पीडीएफ फाइल को लगाना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। तो जैसे मुझे इस पीडीएफ को अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना है, तो मैं इसका एब्सोल्यूट यूआरएल कैसे लूँगा, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड ये जो शेयर का बटन आ रहा है, शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक पॉपअप विंडो ओपन होकर के आ गया, उसमें मेरे पास यहाँ पर एक लिंक दी हुई है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं बेस एलिमेंट के href एट्रीब्यूट में इस कॉपीड लिंक को पास कर देता हूँ। अब हमारे पास जो फाइल नेम है वो इस डी के बाद है, डी के बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद ये जो आ रहा है ये पूरा का पूरा फाइल नेम है। तो मैं इसको कॉपी कट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर ये जो एम्बेड एलिमेंट है इसमें पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रीव्यू लिख देता हूँ। अब हम फाइल को सेव करते हैं। अब मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वो पीडीएफ आ चुकी है। अब अगर जैसे मैंने इसका एब्सोल्यूट यूआरएल गलत कर दिया और मैंने फाइल को सेव किया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यही है, इससे यही पता चल रहा है कि हमारा ये जो रिलेटिव यूआरएल है इस पीडीएफ फाइल का वो इस एब्सोल्यूट यूआरएल से कनेक्टेड है। तो अब लोग क्लियर हुआ कि हम किस तरह से बेस एलिमेंट में एब्सोल्यूट यूआरएल पास करके अलग अलग तरीके की फाइल्स को अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर जैसे मेरे को ये लेना है bensound.mp3 या फिर मेरे पास कोई इमेज नहीं है, तो जैसे मेरे को यही लेना है bensound.mp3, मैं इस पर क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके शेयर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ये लिंक आ गई है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब इस लिंक को मैं इस एम्बेड एलिमेंट में src एट्रीब्यूट में पेस्ट कर दूंगा। तो जैसा मैंने अभी कहा था कि डी के बाद ये जो आ रहा है ये 163b, ये सारा का सारा क्या है, फाइल का नाम है। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ऑलरेडी हमने यूआरएल ले रखा है यहाँ पे एब्सोल्यूट यूआरएल, हम इसे डिलीट कर देते हैं एंड प्रीव्यू में यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं इसकी विड्थ और हाइट को भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं फाइल को सेव करूँगा। मैं एक्चुअली पहले इस विंडो को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक MP3 प्लेयर भी आ जाएगा, ये देखिए। तो आप लोग, अब मैं इसे प्ले और करता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ पर ये जो सॉन्ग था वो प्ले हो चुका है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने गूगल ड्राइव से एक एब्सोल्यूट यूआरएल लिया एंड देन उसके बाद हमने फाइल के नाम पास करने शुरू कर दिए। बेस एलिमेंट का यूज़ ज़्यादातर वेबसाइट्स में नहीं होता है, लेकिन अगर आपको यूज़ करना है बेस एलिमेंट का, तो बेस एलिमेंट में जब हम अपनी वेबसाइट को किसी वेब होस्टिंग सर्विस पर रखते हैं या फिर किसी वेब सर्वर पर रखते हैं, तो हमारे पास अगर जैसे इमेजेस का फोल्डर है या फिर कोई एक फोल्डर है जिसमें CSS की फ़ाइल पड़ी है, तो मेरे को बार बार उस फाइल का फोल्डर के साथ ही नाम पास करना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जस्ट मेरे को फाइल का नाम ही पास करना पड़े। तो मैं बेस एलिमेंट में
एक यूआरएल पास कर दूंगा, एब्सोल्यूट यूआरएल, एंड बाकी की जितनी भी मेरी इमेजेस होगी या फिर सीएसएस की फाइल होगी उसमें मैं रिलेटिव यूआरएल्स पास करता चला जाऊंगा, जस्ट उसका फाइल नेम। मैं एक बात और बता दूं कि हमारा जो वेब पेज होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बेस एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, हम मल्टीपल बेस एलिमेंट का यूज़ नहीं कर सकते। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बेस एलिमेंट किस तरह से वर्क करता है। तो अब हमारा जो हेड एलिमेंट के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो होता है लिंक एलिमेंट। द HTML लिंक एलिमेंट links an external resource such as a CSS file to the HTML document। हम लिंक एलिमेंट की मदद से किसी एक्सटर्नल सोर्स को अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट मतलब HTML वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। वो एक्सटर्नल रिसोर्स एक CSS फाइल भी हो सकती है या फिर और भी कई तरीके की फाइल्स होती हैं, जैसे कि हमारी आइकन की फाइल हो सकती है, एटसेट्रा। द HTML लिंक एलिमेंट इज ऑल्सो यूज टू सेट अ वेबसाइट आइकन। हम HTML एलिमेंट को वेबसाइट के आइकन्स, तो हम देखते हैं कि लिंक एलिमेंट किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब इस कोड को हम डिलीट कर देते हैं, ये स्टाइल वाले कोड को, या फिर इस वाले कोड को डिलीट कर देते हैं हम, एंड फाइल को सेव कर लेते हैं। तो लिंक एलिमेंट को हम लिंक से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मैं CSS की फाइल लिंक करता हूँ। तो लिंक एलिमेंट में दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है REL जिसे कहते हैं हम रिलेशनशिप, और दूसरा होता है HREF जिसे कहते हैं हम हाइपरलिंक रेफरेंस। तो ये जो रिलेशनशिप एट्रीब्यूट होता है ये बताता है कि हमने किस तरह की एक्सटर्नल रिसोर्स अपने लिंक एलिमेंट के साथ लिंक करवाई है। तो यहाँ पर मैंने CSS की एक फाइल लिंक करवाई है, style.css। बेसिकली CSS की फाइल्स को हम स्टाइल शीट्स कहते हैं, इसलिए यहाँ पर स्टाइल शीट लिखा गया है। तो अब हम एक style.css बना लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करता हूँ style.css। अब मैं ये वाला जो कोड है CSS का हमारा, इसे कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ style.css में। फाइल को सेव करता हूँ। अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज कलर ग्रीन था एंड फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स था, वो यहाँ पर भी था। मैं फाइल को इधर भी सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इसके कलर को, मैं कर देता हूँ ग्रीन की जगह रेड कर देता हूँ मैं। फाइल सेव, ओ स्टाइल एलिमेंट, एक्चुअली इस बेस एलिमेंट की मदद से कोई दिक्कत आ रही है। हाँ, इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, उस स्टाइल एलिमेंट की वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। स्टाइल एलिमेंट को हम अगेन लगा लेते हैं, फाइल सेव। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से क्या किया है, हमने एक CSS की फाइल लिंक एलिमेंट के थ्रू अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करवाई है। अब मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि हम लिंक एलिमेंट के थ्रू हम अपने वेबसाइट के आइकन को भी सेट कर सकते हैं। तो जो हमारा वेबसाइट का आइकन होता है वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है, ये जो सर्कुलर शेप बन रही है, इधर हमारा वेबसाइट का आइकन डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिंक फैब आइकन, जो हमारा वेबसाइट का आइकन होता है उसे फैब आइकन कहा जाता है। तो अब हम अपने वेबसाइट का जो आइकन होता है वो इस HREF एट्रीब्यूट के अंदर पास करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a.jpg, मैं फाइल को सेव करता हूँ, एंड ये देखिए ये हमारी जो इमेज थी वो इधर डिस्प्ले होने लग गई है एज अ वेबसाइट आइकन। तो हम वेबसाइट के आइकन्स को इस तरह से सेट कर सकते हैं लिंक एलिमेंट के थ्रू। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो है मेटा एलिमेंट। द मेटा एलिमेंट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन मेटा डेटा अबाउट HTML डॉक्यूमेंट। मेटा एलिमेंट में हम हेड एलिमेंट के बाकी एलिमेंट्स के कंपेयर में ज़्यादा मेटा डेटा अपने वेब पेज को प्रोवाइड करते हैं। मेटा डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द पेज बट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग वेबसाइट SEO। जो मेटा डेटा हम मेटा एलिमेंट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं वो वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता,
बट वो एसईओ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड उस डेटा की वजह से हमारे वेबसाइट की जो सर्च इंजन पर रैंकिंग होती है वो इम्प्रूव होती है। मेटा एलिमेंट्स आर टिपिकली यूज टू स्पेसिफाई पेज डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट, लास्ट मॉडिफाइड एंड अदर मेटा डेटा। मेटा एलिमेंट्स के थ्रू हम मोस्टली पेज के डिस्क्रिप्शंस को, जो हमारा वेब पेज है उसके कीवर्ड एंड कैरेक्टर एनकोडिंग, वो वेब पेज लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था, इस तरह की मेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि मेटा एलिमेंट किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर VS कोड हमने ओपन कर लिया है, वो हम मेटा एलिमेंट को लिखते हैं। मेटा एलिमेंट को हम मेटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं मेटा एलिमेंट में कैरेक्टर एनकोडिंग लेता हूँ। तो इस कैर सेट की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर सेट। तो इस कैरेक्टर सेट में हम UTF-8 पास कर देते हैं। मैंने यहाँ पर UTF-8 इसलिए लिखा है, सबसे पहले तो मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है UTF की यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। जिस तरह से हमारा विंडोज़ आस्काई के बेसिस पे कैरेक्टर्स को रीड करता है, उसी तरह HTML का जो वेब पेज होता है, तो यहाँ पर कैरेक्टर सेट UTF-8 हमने इसलिए लिखा है ताकि हम वेब ब्राउज़र को ये बता सकें कि हमारा जो वेब पेज है वो UTF-8 कैरेक्टर सेट में लिखा हुआ है। हमें इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज HTML का जो बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर सेट होता है वो UTF-8 ही होता है। इसके अलावा हम मेटा में डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है और वो कहाँ डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जांपल मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं हेलो पास कर देता हूँ। अब हमारे पास ये जो आ रहा है, कनेक्ट विद पीपल हु शेयर योर इंटरेस्ट, डिस्कवर कम्युनिटीज यू लव, जॉइन फन, और ये जो आ रहा है हेलो इज अ सॉन्ग बाय इंग्लिश रैप बाय इंग्लिश सिंगर, तो ये सारा का सारा क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है एक वेबसाइट का। तो यहाँ पर हम कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर अपने वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं एंड जो नेम एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर हम ये पास करते हैं कि हम जो कंटेंट एट्रीब्यूट है उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम कीवर्ड्स भी पास कर सकते हैं जो कि हमारे वेबसाइट से रिलेटेड या इस वेब पेज से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होगा, तो इस कीवर्ड्स के बेसिस पे हम कंटेंट में वो वाले सारे कीवर्ड्स पास करेंगे जो इस वेब पेज से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैंने हेलो लिख करके सर्च किया तो ये हेलो जो था वो एक कीवर्ड था। उसी तरीके से हम यहाँ पर अपने इस पर्टिकुलर वेब पेज से रिलेटेड कीवर्ड्स मेंशन कर देते हैं इस कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर। और डिस्क्रिप्शन में हम इस वेब पेज का डिस्क्रिप्शन या फिर वेबसाइट से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन हमें लिखना होता है वो हम इस कंटेंट एट्रीब्यूट में पास कर देते हैं। इसके अलावा मेटा एलिमेंट जो होता है उसमें हम व्यू पोर्ट भी पास करते हैं। ये तब हम यूज़ करेंगे जब हम रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन में वर्क करेंगे, यानी कि हम जब मोबाइल कंपेटेबल अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो इस वाले मेटा एलिमेंट का यूज़ होगा। हम मेटा एलिमेंट के थ्रू अपने वेब पेज को रीडायरेक्ट भी करवा सकते हैं। यहाँ पर ये जो HTTP इक्विवेलेंट एट्रीब्यूट है उसके मदद से हम जो HTTP हेडर्स में वैल्यूज अलाउड होती है वो पास करते हैं। अब यहाँ पर मैं पेज को अगर मुझे रिफ्रेश करवाना है तो मैं यहाँ पर उतनी पर्टिकुलर सेकंड्स पास कर दूंगा, जैसे मुझे 2 सेकंड्स के बाद पेज को रिफ्रेश करवाना और मुझे 2 सेकंड के बाद पेज को रिफ्रेश करवाने के साथ साथ ही उसे google.com पे ओपन करना है। मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं, अभी हमारा ये लर्न टू अर्न लैब्स ओपन है, ये वाला पेज ओपन है। मैं फाइल को जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ पर ये 2 सेकंड्स बाद ऑटोमेटिकली गूगल पे रीडायरेक्ट हो गया। तो हम मेटा एलिमेंट के थ्रू हम वेब पेज को रीडायरेक्ट भी करवा सकते हैं किसी भी स्पेसिफाइड URL पे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है हेड एलिमेंट में वो है स्क्रिप्ट एलिमेंट। द स्क्रिप्ट टैग कंटेन्स अ स्क्रिप्ट, जनरली जावास्क्रिप्ट और रेफरेंस टू एन एक्सटर्नल फाइल विद स्क्रिप्ट्स। जिस तरह से हम स्टाइल एलिमेंट के अंदर अपना CSS का कोड लिखते थे, उस तरह से हम स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं।
यहाँ पर स्क्रिप्ट एलिमेंट के साथ हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी लिंक करवा सकते हैं। ऐसा हम स्टाइल एलिमेंट के साथ नहीं कर सकते थे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम स्क्रिप्ट एलिमेंट के थ्रू किस तरह से अपने वेब पेज पे जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले इधर इसे क्लोज कर लेता हूँ, मैं इसे अगेन रन करा लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज़ करता हूँ। एक्चुअली अगेन रिफ्रेश होकर के आ गया इधर से, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो हम फाइल को अगेन सेव करते हैं एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज़ करता हूँ। स्क्रिप्ट जैसे जावा स्क्रिप्ट में मैं कोड लिखता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। फाइल को सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया है हमारे पास। सेव, तो यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड था। अब मैं इसे स्क्रिप्ट टैग के थ्रू इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं एक फाइल लिंक भी करा करके उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिख करके यहाँ पर एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं स्क्रिप्ट एलिमेंट में src एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ एंड अपनी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, main.js। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक main.js फाइल बना लेता हूँ एंड उसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड ये वाला पास कर देते हैं। इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ एंड main.js में पेस्ट करके मैं फाइल को सेव करा देता हूँ अगेन। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। मैं इसे चेंज भी कर देता हूँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्क्रिप्ट एलिमेंट किस तरह से वर्क करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने एलिमेंट्स को वन बाय वन यहाँ पर लिखा है, पहले टाइटल फिर स्टाइल फिर लिंक, आप इसे किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर में अपने हेड एलिमेंट के अंदर लिख सकते हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले टाइटल एलिमेंट यूज़ होता है, देन आफ्टर हमारा मेटा एलिमेंट यूज़ होता है, उसके बाद हमारा लिंक एलिमेंट यूज़ होता है, उसके बाद हमारा स्टाइल एलिमेंट यूज़ होता है एंड सबसे एंड में हम स्क्रिप्ट एलिमेंट यूज़ करते हैं। बेस एलिमेंट को हम लिंक एलिमेंट से पहले यूज़ कर लेते हैं, पर मोस्टली वेब पेजेस पे बेस एलिमेंट यूज़ नहीं होता है बिकॉज उसकी वजह से काफ़ी बार प्रॉब्लम आ जाती है हमारे वेब पेज पे। तो इस ट्यूटोरियल की हेल्प से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हेड एलिमेंट में हम किस तरह की मेटा इन्फॉर्मेशन अपने वेब पेज की रख सकते हैं एंड वो इन्फॉर्मेशन हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होती है। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।